वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। देखो, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं एक बुक एक वीडियो में ख़त्म कराने वाली हूँ, तो कह सकते हैं थोड़ा सा धोखा भी है इसमें। ओके, रिपोर्ट राइटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बुक का नाम है, आपका वोकेशनल सब्जेक्ट आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 2 में। तो इसमें टॉपिक्स हमारे पास बहुत सारे हैं। देखो, यूनिट 1 में कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्राइसिस है, ठीक है, पूरा कम्युनिकेशन, उसके बैरियर्स एंड उसके फीचर्स, स्किल्स, 7 C's वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर यूनिट 2 में आपका वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन, ओरल एंड देन लिसनिंग वगैरह, ठीक, ये है। फिर यूनिट 3 में आपके पास है रिपोर्ट राइटिंग, बिजनेस लेटर राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, मेमोरेंडम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी कुछ, ठीक। एंड देन यूनिट 4 में आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स है, नेगोशिएशन स्किल्स हैं। तो मैं बेसिकली सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी के सारे टॉपिक्स सेमेस्टर 1 की बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक में मैं पढ़ा चुकी हूँ, नोट्स दे चुकी हूँ, वीडियोस दे चुकी हूँ और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। तो जो पहली बार आए हैं वो वहाँ जाके देख सकते हैं, और अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आगे मैं वीडियो ज़रूर डिलीवर करूँगी। और जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो दंडवत प्रणाम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो अभी काम थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा क्या एक्चुअली मीटिंग्स हैं कुछ, तो अभी इसलिए आज शेड्यूल कर दिया है, एक ही दिन में ये हो जाएगा। तो आई थिंक नाउ आई कैन गिव यू कंटिन्यूअस वीडियोस, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट करना है। तो इट्स गुड फॉर यू कि इसमें आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस क्या, एक्चुअली सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं, बाकी की सारी बुक आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि यू हैव इकोनॉमिक्स एज वेल, मैथमेटिक्स एज वेल, स्टैटिस्टिक्स एज वेल, अकाउंटेंसी एज वेल। इस सेमेस्टर में आपके पास ये मतलब चारों चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। सो इट इज़ क्वाइट टफ देयर, ठीक। तो अभी आप ये सब थ्योरी सारी कंप्लीट कर लो एंड देन आई एम डिलीवरिंग यू, आई थिंक आई विल बी डिलीवरिंग यू इकोनॉमिक्स इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स वगैरह उसमें हो जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स भी है और प्रैक्टिकल्स, न्यूमेरिकल सब कुछ देना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दैट, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। एंड अभी हम शुरू करेंगे क्राइसिस कम्युनिकेशन से। तो यूनिट 1 में सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ाने वाला, बाकी कुछ है नहीं, सब कुछ कम्युनिकेशन में पढ़ा चुकी हूँ मैं, और सबका विथ नेम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे चुकी हूँ, ठीक है। टाइम है, बैठ के देखो, नहीं है नोट्स पढ़ो, खत्म, क्योंकि पढ़ा हुआ है एक बार, ठीक। व्हाट इज क्राइसिस कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन आपको पता है क्या होता है, क्राइसिस क्या होता है ये भी आपको पता है। तो वो कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन को उसका कलेक्शन, उसका डिसमिनेशन, उसको मतलब कलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करना, जब आप किसी ट्रबल्ड सिचुएशन में हो या फिर अनफेवरेबल सिचुएशन में हो, तो दैट इज़ क्राइसिस कम्युनिकेशन। बेसिकली 2 टाइप की क्राइसिस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होती है। पहली वो जिसमें आपको सिचुएशन हैंडल करनी होती है, ठीक है, एंड दूसरी वो जिसमें आपको स्टेक होल्डर्स, अपने एम्प्लॉयज़, पब्लिक वगैरह वगैरह, अगर कोई ऐसी क्राइसिस या फिर कोई ऐसी ट्रबल की सिचुएशन आ गई है तो उनको हैंडल करना होता है। तो ये 2 टाइप की क्राइसिस की मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट होती है। अब क्राइसिस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी मैनेजमेंट होती क्यों है? देखो, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, प्री क्राइसिस एंड पोस्ट क्राइसिस। तो जो प्री क्राइसिस होता है, हमें पता होता है कि अब मार्केट में ये चीज़ बदलने वाली, लाइक कोरोना का जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था, तो सारे बिजनेसों को पता था कि अब हमारे पास ये क्राइसिस आने वाली, ठीक है। तो वो प्री क्राइसिस का फेज़ था। अब जब कोरोना धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं सब लोगों से, सब एकदम काम डाउन हो रहा है, तो ये पोस्ट क्राइसिस का फेज़ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फेज़ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कम्युनिकेशन करना था, कैसे इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी थी, क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करनी थी, वो चीज़ें। और जब क्राइसिस ख़त्म हो गई, उसमें आपने जो डिसीजन लिया, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी वगैरह वगैरह, उसका फॉलोअप, उसको लोगों तक कैसे पहुँचाना और उसको जस्टिफाई कैसे करना है, वो पोस्ट क्राइसिस में हो गया। तो 2 पार्ट हैं आपके, प्री क्राइसिस और पोस्ट क्राइसिस कम्युनिकेशन। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको जो मैनेजमेंट करनी होती है कम्युनिकेशन की, चीज़ों की, डिसीजंस की, इम्प्लीमेंटेशंस की, उसे हम बोलते हैं क्राइसिस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्राइसिस या फिर किसी भी ट्रबल सिचुएशन से डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन को स्मूथ करने के लिए, डिसीजंस को इफेक्टिव बनाने के लिए, स्टेक होल्डर्स को या फिर मासेस को काम डाउन करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन मासेस में सर्कुलेट करने के लिए, क्राइसिस का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको थोड़ा सा फीका करने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, प्री और पोस्ट क्राइसिस। प्री में कुछ स्टेप्स होते हैं, पोस्ट में कुछ स्टेप्स होते हैं। अभी देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे डिसीजन पे आते हैं, और डिसीजन जब ले लेते हैं तो उसे कैसे इवैल्यूएट करके कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है, जो प्री क्राइसिस कम्युनिकेशन का पार्ट है, स्टेप्स में 2 ही पार्ट है, ठीक है। पहला है फोर्सी डिजास्टर।
पहले तो आप डिज़ास्टर को देखते हैं कि कौन सी क्राइसिस सर पे मडरा रही है, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर कौन सी क्राइसिस आने वाली है, ठीक। जैसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी भी, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। उसके बाद आप क्राइसिस कम्युनिकेशन की टीम को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी टीम होगी, ये स्ट्रैटेजी प्लान करेगी, ये सब कुछ देखेगी क्या करना है, कैसे करना है, हमारे रिसोर्स कितने हैं, क्या वगैरह वगैरह। आप टीम बिल्ड करते हैं। टीम बिल्ड करने के बाद जो टीम का स्पोक्स पर्सन होता है, जो समय समय पर एम्प्लॉयज़ को, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देगा, आप उसको ट्रेन करते हैं, उसको ढूंढ के उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब आप नोटिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करते हैं। चाहे आप ट्विटर पे नोटिफाई करें, जैसे एलॉन मस्क का क्या है, अगर उसे कुछ भी नया चेंज या कुछ भी नया नोटिफाई करना होता है तो बेसिकली वो ट्विटर पे जाके एक मैसेज ड्रॉप कर देता है जो कि मास को पहुंच जाता है। तो वो क्या है, वो उसका नोटिफिकेशन पैनल है, ठीक। मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो कमेंट्स हैं या जो रिव्यूज़ हैं या फिर जो रिएक्शन उस पर पब्लिक दे रही है उसको मॉनिटर करना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टेक होल्डर्स को समझते हैं कि पब्लिक का ये रिएक्शन है तो स्टेक होल्डर्स का क्या रिएक्शन होगा, जो सिर्फ कंज्यूमर हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, वगैरह वगैरह। तो आप वो सब चीज़ें समझते हैं। जब आप समझते हैं तो आप एक होल्डिंग स्टेटमेंट डेवलप करते हैं। होल्डिंग स्टेटमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे होल्डिंग स्टेटमेंट से सिंपल मतलब यहाँ पे यही है कि आपको एग्जैक्टली क्या कन्वे करना है, क्योंकि आप पूरी उनको क्राइसिस की सिचुएशन सब कुछ तो कन्वे कर नहीं सकते। ऑलरेडी इतना टेंशन है इन्वायरमेंट में, आप पूरा एक पैराग्राफ जाके समझाएंगे तो वो सुनेंगे नहीं, पत्थर अलग मारेंगे। तो बेसिकली आपको एक होल्डिंग स्टेटमेंट डेवलप करना पड़ता है कि जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस भी हों और जिससे थोड़ा सा जनता और स्टेक होल्डर्स दोनों थोड़े से काम और आप पे ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश भी करें, ठीक। ये आपका प्री क्राइसिस का सिचुएशन था जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें करनी थी। अब जब ये हो गया तो आपने ऑब्वियस सी बात है इतना कुछ कर लिया, टीम बना ली, सब कुछ कर लिया, तो जो क्राइसिस चल रहा है उसमें आपका काम भी चल रहा होगा। अब जब क्राइसिस धीरे धीरे करके कम हो गया है तो उसके बाद आप क्या कम्युनिकेशन करेंगे वो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 8 यहाँ पे है असेस द क्राइसिस सिचुएशन। अब जो क्राइसिस की सिचुएशन थी उसको आपने सारे डिसीजन अपने इम्प्लीमेंट करे, वहाँ पे सब कुछ किया, एंड अब जब क्राइसिस धीरे धीरे काम डाउन हो रही है तो वहाँ पे आपको सिचुएशन में जो स्मूथ फ्लो था उसको कंटिन्यू करके उसके साथ लग जाना है, ठीक है। बेटर टू चेंज देन टू बी परमानेंट, ठीक। उसके बाद है हमारे पास फाइनलाइज एंड अडॉप्ट की मैसेजेस। अब जब सब कुछ हो गया तो कुछ कमियां भी आई होंगी, ऑब्वियसली बात है, क्राइसिस में आपको हर चीज़ फेवरेबल नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ें जो आपने प्रॉमिस करी होंगी वो आप कर नहीं पाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर सिचुएशन एकदम ही आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो। तो उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए अपना ट्रस्ट और अपने इन्वेस्टर्स को अपने साथ कोलैबोरेट करने के लिए आप कौन से मैसेजेस को पूरी जनता में या फिर पूरे स्टेक होल्डर्स के ग्रुप मीटिंग में फॉर्मुलेट करेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि डेजिमिनेट करेंगे, उसको आप डिसाइड करते हैं। देन द लास्ट वन इज़ पोस्ट डिज़ास्टर इवैल्यूएशन ऑफ द डिसीजन टेकन। अब देखो, एक बार जो क्राइसिस आई आके चली गई, बट उसमें जो सिचुएशंस आई, जो दिक्कतें आई, हो सकता है वो दोबारा कभी आ सकती हों। सेम प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी, बट उस प्रॉब्लम के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो आपने फेस किए वो दोबारा आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपने जो डिसीजन लिया वो कितना इफेक्टिव था, उससे आपको कितना रिजल्ट मिला, आपने कितना सोचा था, वगैरह वगैरह, ये सब आप इवैल्यूएट करते हैं। तो दिस वॉज ऑल विच वी हैव टू स्टडी इन क्राइसिस कम्युनिकेशन। दैट्स इट, यूनिट 1 ओवर। देन मूविंग ऑन टू यूनिट 4 डायरेक्टली, वील जंप ऑन यूनिट 4, प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन यू ऑल नो क्या होता है, कैसे होता है। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं है जो मुझे बताना पड़े, बट हाँ कुछ चीज़ें लाइक टाइप्स वगैरह हैं, ये सब है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी व्हेन टू टॉक अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स, लेट्स मूव ऑन टू इट्स डेफिनेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है लाइक प्रेजेंटेशन इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, वो एक काम है जो हम करते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ एग्जिबिटिंग या फिर डिस्प्लेइंग समथिंग, अपने थॉट्स, व्यूज़, आइडियाज़, न्यू इनोवेशन, न्यू लॉन्च, एक्सेट्रा, एनीथिंग जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को, दैट इज प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन दो लोगों के बीच में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, बट हाँ आपकी कोई ऑडियंस होती है, आप उसे कुछ बताना, कुछ कन्वे या फिर कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो प्रेजेंटर जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, लाइट गई, पहला प्रेजेंटर। दूसरा हमारे पास होता है पर्पस, कि हम किस वजह से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता ही है। तीसरी होती है ऑडियंस, सुनने के लिए 1, 2, 3, 4, 10, 1000 जितने भी लोग हों सुनने के लिए वो होने चाहिए, दैट इज कंप्लीटली ऑडियंस। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को अफेक्ट क्या क्या करता है,
कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया या नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, इसको अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है ऑडियंस इवैल्यूएशन, कि आपकी ऑडियंस समझ क्या रही है, आप बोल क्या रहे हैं और वो क्या समझ रही है। देन वी हैव इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या है, कैसा है। लाइक मान लीजिए कि पोस्ट क्राइसिस का सिचुएशन है, अब आपने वहाँ पे डिसाइड किया कि आप अपने डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनको प्रेजेंटेशन एक देंगे कि हमें कैसे आगे जाके सेल्स बढ़ानी है, होपफुली, या फिर हो सकता है कि वो आपकी बात समझे, बट 90% चांसेस ऐसे हैं कि वो आपको ही गालियाँ दें कि भाई अभी तो उभरे हैं, अभी तुमको सेल बढ़ानी है, ये करना है, वो करना है ना, अभी कम से कम जिंदा तो होना सही से। तो ये एक तरीके से इन्वायरमेंट बेस्ड होता है कि अभी सिचुएशन चल क्या रही है, ठीक है। देन उसके बाद है प्रेजेंटर की अपीयरेंस, बट ऑब्वियसली इट मैटर्स। अगर आपकी कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन है और वहाँ पे आप धोती कुर्ता पहन के गए हैं तो बट ऑब्वियसली लोग पहले आपको देखेंगे कि भाई ये पहन के क्यों आया है, ड्रेस कोड तो ये है नहीं, तो आधे टाइम तो ध्यान वहाँ रहेगा। तो आपकी अपीयरेंस भी मैटर करती है, ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें होनी चाहिए। देन विजुअल्स का यूज़, आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स क्या है, आप स्लाइड्स यूज़ कर रहे हो, टेबल, ग्राफ, प्रोजेक्टर से कर रहे हो या फिर लैपटॉप से कर रहे हो, वट एवर, मतलब आपकी जो विजुअल एड्स हैं वो क्या क्या हैं, पैम्फलेट्स दे रहे हो या नोटबुक दे रहे हो या फिर फ्लिपकार्ट्स वगैरह पे शो कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट यू यूज़ फॉर योर विजुअल एड, ठीक है। आपके कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। देखो कंटेंट इज़ किंग, विच इज़ वेरी 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 ऑब्वियस। हर जगह पे कुछ भी बोलना है, कुछ भी दिखाना है, किसी को भी परसुएट करना है, कन्वे करना है, आपका कंटेंट सब कुछ होता है। ऑर्गेनाइज्ड है, इजीली लोग समझ सकते हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है सबको अच्छी लगेगी, ठीक है। हमेशा जो आपका कन्वेंशन होना चाहिए, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी कुछ आप कंटेंट में लिख कर लाएँ वो एवरेज लेवल का होना चाहिए। एवरेज इन द सेंस कि आपकी ऑडियंस अच्छी भी होगी, बुरी भी होगी, बीच की भी होगी। आपको बीच का एक पाथ निकाल के ऑर्गेनाइज करना है अपने कंटेंट को, ठीक है। आपके कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लैंग्वेज, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप Q&A सेशन होता है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कैसे रिप्लाई करना है, क्या आंसर करना है, वगैरह वगैरह, ये सब आप किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन को अफेक्ट भी करती हैं, उसकी इफेक्टिवनेस या फिर उसकी अनइफेक्टिवनेस को डिफाइन भी करती हैं, ठीक है। व्हेन टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, तो टाइप्स में देख लो, बेसिकली तुम्हारे पास 3 तरह के टाइप्स होंगे। पर्पस बेस्ड, कि किस पर्पस से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहला होगा मोनोलॉग, दूसरा होगा गाइडेड डिस्कशन, जिसमें एक्सपर्ट हैं ट्रेनिंग देते हैं। मोनोलॉग में बस आप बोलते जा रहे हैं, सामने वाले को सुनना है, ठीक है। उसके बाद सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन आपको पता है कैसा होता है, जैसे एप्पल लॉन्च करता है तो वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लॉन्च करता है अपने न्यू प्रोडक्ट को, कितने लोग वहाँ पर होते हैं और प्रॉपर स्लाइड शो के थ्रू प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है, ठीक। परसुएसिव प्रेजेंटेशन, आपको किसी चीज़ के लिए कुछ एक्सेप्टेंस करवानी हो अपने ऑडियंस से। लाइक मान लो आपने कोई डिसीजन लिया है, उसके थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग कह सकते हैं, कुल मिला के मोटिवेट करना हो किसी एक काम को करने के लिए, राज़ी कराना हो। एनर्जाइजिंग प्रेजेंटेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है पर्सनल मैटर्स पे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, वॉट एवर, जैसे संदीप माहेश्वरी का सेमिनार, ठीक है। देन वी हैव इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने हो, जैसे मान लीजिए कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी बात को लेकर कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें ये करना है, ठीक है। देन वी हैव गुडविल प्रेजेंटेशन। गुडविल प्रेजेंटेशन बेसिकली ट्रस्ट अर्न करने के लिए की जाती है। देन वी हैव ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन। ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नए लोग आए होते हैं उनको सिखाना, उनको समझाना वगैरह वगैरह, वो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में आता है। अब 2 टाइप्स और होते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, हो सकता है कोई इंडिविजुअल इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा हो और हो सकता है कोई ग्रुप या फिर टीम प्रेजेंटेशन दे रही हो, कुछ वो बोल रही हो, कुछ वो बोल रही हो, ठीक है। तो 2 टाइप से होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन नंबर ऑफ पर्सन के बेस पे। जब मीडियम ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं तो कहीं कहीं रिटन प्रेजेंटेशन होती है, कहीं कहीं ओरल। ओरल मैं बोल रही हूँ तो वो ओरल प्रेजेंटेशन है मेरी। रिटन प्रेजेंटेशन में मान लीजिए कि क्लास में 10-15 लोग हैं या फिर उस प्रेजेंटेशन हॉल या मीटिंग हॉल में 10-15 लोग हैं, आपने सबको पैम्पलेट या फिर नोटबुक्स बांट दी जहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये है, वो एक रिटन प्रेजेंटेशन हो गई, आपने रिटन फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। देन वी हैव द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, कि हम प्रेजेंटेशन करें कैसे। सबसे पहले आइस ब्रेकर, आप आते हैं, ग्रीटिंग जिसे हम बोलते हैं, शांति होगी, सब एडजस्ट हो रहे होंगे, बैठ रहे होंगे अपनी अपनी जगह पे, अपनी चेयर्स ढूंढ रहे होंगे वगैरह वगैरह, मतलब कुल मिला के खुद को काम डाउन कर रहे होंगे, आप भी स्टेज पे आ रहे होंगे। तो वहाँ पे ग्रीटिंग इस तरीके से करो कि काम डाउन हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली आपसे कनेक्टेड फील करें, उन्हें लगे कि अब हमने ग्रीट कर लिया है तो अब हम इनसे बात करना शुरू करेंगे, ये हमसे बात करना शुरू करेंगे। दैट इज आइस ब्रेकर।
फिर ओपनिंग स्टेटमेंट दो, बताओ कि आप इस प्रेजेंटेशन को कर क्यों रहे हो। कुल मिला के एक इफेक्टिव सा ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग के बाद अपने आइडिया को बताओ कि दिस इज द आइडिया, या जो भी इस प्रेजेंटेशन में होने वाला है। सस्पेंस क्रिएट करो, जो भी कुछ आपको करना है, जिस भी वे से करना है, ठीक। देन द नेक्स्ट स्टेप इज आइडिया का इवेल्युएशन, मतलब आपके प्रेजेंटेशन के कंटेंट की बॉडी, तो जो भी कुछ आपको बताना है, इवेल्युएट करना है ब्रीफ में या फिर डिटेल में वगैरह वगैरह, वो आप बताएंगे। फिर आप कंक्लूजन दीजिए, रिजल्ट, कि आपको इस आइडिया को अप्लाई करने से या सुनने से या फिर यहाँ आने से क्या फ़ायदा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट में कंक्लूजन, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट इतना वेल्दी और वार्मिंग होना चाहिए कि आपने जो शुरू किया था जिस वजह से, वो वजह उनके दिमाग में रह जाए कि हमने इस वजह से ये पूरी प्रेजेंटेशन देखी या हम इस सेमिनार में आए, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट। अब जब फॉर्मेट है तो इसको, प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने का भी एक स्टेप होता है, प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर है वो कुछ ऐसा है। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में हम टॉपिक ढूंढते हैं, पर्पस ढूंढते हैं, ऑडियंस ढूंढते हैं वगैरह वगैरह, उस हिसाब से फिर हम प्रिपेयर करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। उसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा, हम स्लाइड शो यूज़ करेंगे कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम टेबल, ग्राफ वगैरह क्या क्या डालेंगे, हमने प्रिपेयर किया, ठीक है। फिर डिज़ाइनिंग, तो जो आपको अभी मैंने फॉर्मेट समझाया, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपने आइडिया, अपने कंटेंट, अपने टेबल, ग्राफ, पिक्चर्स वगैरह सबको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिलोकेट करते हैं। फिर देन यू रिहर्स द प्रेजेंटेशन, बट ऑब्वियसली बिना रिहर्स किए जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो रिहर्सल इंपॉर्टेंट है। एक टाइम के बाद आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रेजेंटेशन में ये की पॉइंट्स हैं। रिहर्सल किया तो फिर आप डिलीवरी करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन की डिलीवरी करते हैं। मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं। मेथड्स कैन बी लाइक आपका मेमोराइजिंग, रीडिंग, आउटलाइनिंग। अब देखो मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं। मेमोराइजिंग मेथड, जैसे बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं उसको पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो ये क्या हुआ, एक मेमोराइजिंग मेथड हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें, ये आउटलाइन है। बट जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या है, ये आउटलाइनिंग है, कि मुझे टॉपिक्स पता हो और आप भी वीडियो के दौरान कंटिन्यूअस टॉपिक्स देख सकें कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो दिस इज आउटलाइनिंग। अब रीडिंग में क्या है, जैसे कि मैं बुक उठाऊँ एंड रीड करूँ और रीड करते करते सारी प्रेजेंटेशन खत्म कर दूँ। तो दीज आर सम मेथड्स कि आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना चाहते हैं। मैं आउटलाइनिंग और मेमोराइजिंग दोनों मेथड्स प्रेफर करती हूँ बेसिकली, ठीक है। स्लाइड शो भी सोच रही हूँ, वो भी प्रेफर करती हूँ काफ़ी ज़्यादा। वो सही लगता है कि मतलब उसमें सारा कंटेंट लिखा हुआ रहता है, तो अगर आप इन केस नहीं भी सुन रहे हैं ज़्यादा अच्छे से या फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, तो जो लिखा हुआ है उसे देखकर आपको याद आ जाए, ठीक है। सो ये था प्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ। लाइट आ गई। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन क्या होता है, नेगोशिएशन मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नेगोशिएट करने का मतलब न तेरी न मेरी बीच की, समवॉट वी कैन से बार्गेनिंग, ठीक है। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है मूविंग टू अ कॉमन ग्राउंड आफ्टर सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है। एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचना, दोनों पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरेस्ट को सॉल्व और प्रोटेक्ट करके। अब जब इसकी डेफिनेशन आप देखोगे तो इसकी डेफिनेशन इज समथिंग लाइक नेगोशिएशन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विच इनेबल्स two parties to accept a common decision after sorting out their differences। अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने के बाद एक कॉमन डिसीजन को एक्सेप्ट कराने के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को नेगोशिएशन बोलते हैं, ठीक है। नेगोशिएशन में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस थोड़ी बहुत हेडिंग्स हैं, लाइक उसका नेचर, उसका नीड, अफेक्टिंग फैक्टर्स, उसकी स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो व्हेन टू टॉक अबाउट नेगोशिएशन का नेचर, नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टीज, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट का क्लैश हुआ तभी तो आप नेगोशिएट करने के लिए रेडी हुए ना, इस स्टेज पे तभी तो आए। फिर उसके बाद वॉलंटरी होता है, बट ऑब्वियसली अगर आप चाहोगे नहीं तो बार्गेनिंग हो ही नहीं सकती। दोनों पार्टीज चाहती हैं कि भाई कैसे भी करके एक कॉमन डिसीजन या फिर एक कॉमन कंक्लूजन मिल जाए। म्यूचुअल एडजस्टमेंट होता ही है, करना ही पड़ता है, ठीक है। सेटिस्फाइज म्यूचुअल नीड्स, बट ऑब्वियसली अगर एडजस्टमेंट म्यूचुअल होगा तो आप दोनों की थोड़ी थोड़ी नीड्स तो सेटिस्फाई करेगा ही, इसलिए आप नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। देन टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज का यूज़ तो होता ही होता है, बट ऑब्वियसली होता है इमोशनली, मेंटली, इंटेलिजेंटली, जैसे भी आपको यूज़ करना हो। देन द लास्ट वन इज इनटैंजिबल और टैंजिबल, दोनों को कंट्रोल करता है, विच मीन्स कि चाहे इमोशनल एस्पेक्ट हो सामने वाली पार्टी का, चाहे विजिबल एस्पेक्ट हो, सब पे आपको टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी होती है, तब जाके आप नेगोशिएट कर पाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये प्रोसेस बहुत छोटा और ईजी होता है, ईजिली मान जाते हैं दोनों पार्टीज, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है।
अभी जब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा है कि इसकी नीड क्यों पड़ती है। नीड पड़ती है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, कॉस्ट इफेक्टिव बट ऑब्वियसली होता ही है, दोनों आपस में मान जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है बट ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे गेनिंग में हेल्प करता है, विच मीन्स कि कॉम्पिटिशन से बेटर है नेगोशिएशन, ठीक है। कोलैबोरेटली दोनों मान जाओ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम में तभी तो नेगोशिएट कर रहे हो, ठीक है, और नेगोशिएशन हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। द लास्ट वन इज कॉमन ग्राउंड में रीच करने में हेल्प करता है। नेगोशिएशन का मतलब ही है कि ना तेरी ना मेरी कुछ बीच का दे ले, ठीक है, तो कॉमन ग्राउंड में पहुंचने में हेल्प करता है। दैट इज द नीड ऑफ नेगोशिएशन, कि हमें करनी क्यों है नेगोशिएशन भाई, तो ये नीड्स हैं इसकी। अब इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जो नेगोशिएशन को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला फैक्टर तो ये होता है पर्सनल लेवल पे, लाइक आपकी टैक्टिक्स, आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह वगैरह कैसे, आपका इंटेंशन कैसा है, आप किस वजह से नेगोशिएट करना चाहते हैं, ये सब। देन वी हैव रोल फैक्टर्स, कि रोल कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप नेगोशिएट कर रहे हैं, आप अपने रिक्रूटर से नेगोशिएट कर रहे हैं, HR से सैलरी के लिए, तो वहाँ पे आपकी पोजीशन और उनकी पोजीशन में काफ़ी फ़र्क है, तो वहाँ पे ये एक फैक्टर बनता है जो अफेक्ट करता है आपके नेगोशिएशन के प्रोसेस को, ठीक है। अगर आप वाकई बहुत स्किल्ड हैं और कंपनी को आपकी बहुत नीड है, तो मतलब आपका पलड़ा भारी है, आप इजीली नेगोशिएट करके चीज़ें बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप स्किल्ड नहीं हैं और आपको बहुत नीड है जॉब की, पर उनका पलड़ा भारी है, तो वो आपको कम पे पर भी रख सकते हैं, ठीक है। देन सिचुएशन भी यहाँ पे आ गई, ये सिचुएशनल फैक्टर हो गया। टेक्निकल फैक्टर्स कि किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब इस वक्त टाइम क्या है, कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है मैटर, या कितना कूल काम कंपोज वगैरह वगैरह, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक। देन वी हैव स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन स्किल, कि स्टेजेस में सबसे पहले प्रिपरेशन, प्लानिंग प्लॉटिंग प्रिपरेशन, कि भाई कहाँ तक जाना है, क्या लोएस्ट लेवल है कि जहाँ तक हम जाएँ उससे ज़्यादा ना जाएँ वगैरह वगैरह, हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ग्राउंड रूल्स को डिफाइन करते हैं कि इस तरीके से होगी ना, इससे नीचे आप जाएंगे ना इससे नीचे हम जाएंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी वगैरह वगैरह, मतलब क्या ये कुछ रूल्स आप डिसाइड करते हैं, ठीक, जो कि एक ऑफिशियल नेगोशिएशन होती है 2 कंपनीज या फिर 2 मैनेजर्स या फिर 2 नेशनल हेड्स के बीच में, ठीक। देन क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी डिमांड का क्लैरिफिकेशन रखते हैं, वो अपनी डिमांड का क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन रखते हैं। फिर उसके बाद बार्गेनिंग होती है, ठीक है, बट ऑब्वियसली बार्गेनिंग होगी, वो कुछ कहेंगे तुम कुछ कहोगे, मतलब जो डिसाइड करके आए हो, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हो, वो चीज़ें सामने रखी जाती हैं। फिर उसके बाद कॉमन ग्राउंड पे रीच करके कंक्लूजन एक निकाला जाता है, जो कंक्लूजन आया उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये थे नेगोशिएशन के स्टेजेस। जब स्टेजेस हो गए तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैटेजीज़, कि कौन कौन सी 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके थ्रू हम नेगोशिएट कर सकते हैं। सबसे पहली है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे हम विन लॉस बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन भी बोलते हैं, क्लेमिंग वैल्यू भी बोलते हैं, जीरो सम भी बोलते हैं। विन लॉस से आप खुद ही समझ गए, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, तो कुल मिला के ये जो नेगोशिएशन हुआ है ये कॉम्पिटिशन में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटिव विन विन सिचुएशन, जिसे हम बोलते हैं, उनका भी भला तुम्हारा भी भला, ठीक है। तो इसे हम कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन भी बोलते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग होती है, मतलब ना उनका घाटा ना तुम्हारा घाटा, तो दोनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट पे विन विन सिचुएशन में होते हैं, तो इसको हम जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं। बट ऑब्वियसली भाई विन विन सिचुएशन है तो उनके भी अच्छी तुम्हारी भी अच्छी, ठीक है। तो ये कुछ 2 स्ट्रैटेजीज थी जिनके थ्रू हम नेगोशिएशन को करते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट हमारे पास है वो है कि कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। When to talk about the skills required in the process of When to talk about the skills required in the process of negotiation, सबसे पहले तो आपके अंदर आपका जो पर्सनल एटीट्यूड है वो काम कंपोज होना चाहिए, अपनी बात को रखने का तरीका और अपनी बात मनवाने का तरीका आपको आना चाहिए, विच मीन्स कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अश्योरेंस, पेशेंस, कूल कंपोज्ड माइंड वहाँ पे होना चाहिए आपका, ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स, एवरीथिंग, मतलब आप इतने ज़्यादा सही वहाँ पे होने चाहिए अपनी पार्टी के बिहाफ पे कि नेगोशिएशन में आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव क्लेम किया जा ही ना सके उस वक्त के लिए, ठीक है। सो दैट मेक्स अ नेगोशिएशन सक्सेसफुल। ऐसी कुछ स्किल्स हैं। तो देखो ये सब्जेक्ट तो हो गया है, बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मैं पसंद आ गई हूँ तो, वीडियो पसंद आ गया हो तो, ओके। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल।
सो टेक केयर एंड यस, पुराने वीडियोस जो जिसने नहीं देखे हैं वगैरह वगैरह, प्लेलिस्ट यहाँ लगी हुई है और ओबी की प्लेलिस्ट यहाँ लगी हुई है, गो एंड वॉच देम एंड सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर है, दबा कर तो जाओ।